हाँ लास्ट चेक करके मैंने वहां रखी थी, रिया की कॉपी के अंदर रखे थे सारे पेजेस मैंने ना। चेक नहीं है, शायद ऑफिस में होगी, मुझे नहीं पता, ध्यान में नहीं आ रहा। चलो भाई, हमने क्या देखा था? हम पढ़ रहे थे आपका स्टेट और सेंटर, सेंटर और स्टेट। आई थिंक आपको वो कंप्लीट हो गया रहा होगा जो मैंने आपको परसों की क्लास में करवाया था। तो हमने कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े थे भैया, मैंने नोट्स दे दिए, अब तुम लिख लेना। आर्टिकल 52 हमने देखा था कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। अगर पद खाली होता है तो उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो सीजीआई संभालेगा, सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट, और अगर वो भी नहीं है तो तब हमें इलेक्शन करवाने होंगे। 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ना, 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स को बताते हैं। हाँ कि हेड क्या बोला मैंने? हाँ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बताया था ना मैंने कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा, उसके काम के बगैर जो है, उसके सिग्नेचर के बगैर जो है कोई भी लॉ नहीं बनता है। ये तो हमने बताया था कि विधायिका के रूप में देखा था हमने। लेकिन अगर कार्यपालिका के रूप में देखा जाए तो मंत्री परिषद जो है सारे के सारे किसके कहने पर काम करते हैं? प्रेसिडेंट के कहने पर। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी शक्ति, अभी जब आप पढ़ोगे ना प्रेसिडेंट की पावर्स की ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है उसके पास, यानी कि कुछ ऑर्डिनरी पावर होती है और कुछ जो है इमरजेंसी पावर होती है। तो अगर राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी है तो आर्टिकल 352, 354 और 360, 352, 356 और 360 के तहत तो इमरजेंसी लगाता है। और भी हमारे पास उसकी ऑर्डिनेंस पावर और ऑर्डिनरी पावर्स है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब अगर इतना ध्यान रख लो कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है, लेकिन वो कैसा है जिसको बोलते हैं ना गूंगी गुड़िया, है ना, कि पावर तो है उसके पास लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता। उसके पास पावर है लेकिन आप मान के चलो पीएम और प्रेसिडेंट को तुम अपने मम्मी पापा मान के चलो, दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बगैर भी पूरे नहीं है। जब तक मम्मी अप्रूवल नहीं करेगी पापा नहीं करेंगे वो काम, जब तक पापा अप्रूव नहीं करेंगे वो मम्मी नहीं करेगी काम। तो इस तरीके से मान के चलो कि तुम्हारे पीएम और प्रेसिडेंट मम्मी पापा के रूप में है, कि जैसे मम्मी के पास होती है ना कि कोई भी डिसीजन लेने की पावर, डिसीजन जो है मम्मी बताती है, लेकिन जो हेड ऑफ द डिसीजन होता है कौन होता है? पापा होते ना, कि अगर पापा ही तो होते। हमारा समाज कैसा है? पैट्रियार्चल है, पितृसत्तात्मक है, बिना पिता की सहमति के कोई काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए जेब से तो पापा के निकलेंगे ना, परमिशन तो तुम्हें मम्मी से मिल जाएगी लेकिन जेब से तो पापा के निकलेंगे। तो इसको इसी तरीके से मान के चलो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके मम्मी पापा की तरह है, कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी है और दोनों एक दूसरे के बराबर कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमने देखा था आर्टिकल 52 के बाद। आर्टिकल 54 में हमने क्या देखा था? 53 के बाद इलेक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखना इलेक्टेड, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। और इसमें एक्सेप्शन क्या था? दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे विधानसभाएं जहाँ के जहाँ की जो विधानसभा जो प्रेसिडेंट की उसमें क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। और क्या बताया था मैंने? एक्सेप्शन भी बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के आपके नॉमिनेटेड व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभाएं तो भाग लेती है लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेती है। बताया था मैंने विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि बहुत काफी ऐसे स्टेट है जिनके पास स्टेट काउंसिल नहीं है। आर्टिकल 55 मैंने बताया था आप लोगों को, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। तो कौन सी प्रणाली थी वो? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STVS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अप्रत्यक्ष आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर जो है राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। चलिए, अब इस साइड हम शिफ्ट हो गए, इतना हमने देख लिया, आर्टिकल 55 तक हमने देख लिया। अब इधर चले, इधर कहता है 152 आपकी किसकी डेफिनेशन देता है भाई?
स्टेट की डेफिनेशन देता है कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। 153 कहता है कि भाई जिस प्रकार आर्टिकल 52 के तहत आपका राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार आर्टिकल 153 के तहत क्या है आपका स्टेट गवर्नर का भी पद है, स्टेट गवर्नर भी होगा। और उस स्टेट, प्रत्येक राज्य का एक स्टेट गवर्नर होगा। उस स्टेट गवर्नर की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और यहीं पे एक पॉइंट याद रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत बोला गया कि एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे हरियाणा उत्तराखंड का एक राज्यपाल हो गया। एक बात बोल रहे थे, ये इसमें प्रोविजन किया गया था, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ और हरियाणा का एक राष्ट्रपति एक राज्यपाल हो गया, तो ये प्रोविजन किया गया था कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? चलिए अब आर्टिकल 154 की बात करते हैं। 154 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब ये है कि बात करी जाए एग्जीक्यूटिव पावर की, तो जिस प्रकार से आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? किस सेंटर की? प्रेसिडेंट के पास। उसी प्रकार से राज्य की जो कार्यपालिका है वो किसके पास होगी? गवर्नर के पास। रिजेंबल करके चलो ना, बस यही तो बोल रही हूँ मैं। इधर भी सेम वही चीज है, इधर भी सेम वही चीज है, बस यहाँ पे आर्टिकल 54 और 55 है। यहाँ पे आर्टिकल तुम्हें पावर्स जो है तुम्हें इलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा गवर्नर का, क्योंकि गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग स्टेट्स में। आई बात समझ में? चलिए 154 हमने देखा, एग्जीक्यूटिव पावर की कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है वो किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी, गवर्नर के पास होगी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ चलिए एक नोट ध्यान रखना, इसमें गवर्नर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्यों नहीं करता? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वोट उसी व्यक्ति को देगा वो जिसने उसको नॉमिनेट किया है। तो ये ध्यान रखना कि गवर्नर जो है, अब याद रखना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो नॉमिनेटेड पीपल्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी, नॉमिनेटेड पीपल्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस गवर्नर। राज्यपाल भी राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। आई बात समझ में? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया, जाहिर सी बात है वो उसको ही वोट करेगा। लिमिट्स नहीं है। चलिए इतना समझ में आया? तो तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कि मैं एक साथ करवा रही हूँ? आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 समझ में आ रहा है ना डिटेल में? क्योंकि पार्ट 6 का ये दोनों चैप्टर ना मिलके अपने आप में बहुत बड़े, इनको कंप्लीट करने में बड़ी आफत आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा देश पढ़ना है, उसके बाद स्टेट्स को पढ़ना है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक साथ करें ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। इधर क्या पढ़ रहे हम, इधर क्या पढ़ रहे, लिखवा भी इसीलिए रही हूँ, तो मैं खुद से लिख रही हूँ तुम्हारे लिए नोट, कि तुम्हें दिक्कत ना हो। आ रही समझ में? तो तुम्हें को जो मैंने भेजा है उसको तुम लिख लेना, और बाकी फिर आज का मैं एक काम करूंगी, तुम्हारे लिए ना कल जो कराने वाली उसका कंटेंट आज ही भेज दूंगी, ताकि तुम उसे लिख लो और यहाँ पे कॉपी खोल के देख सको कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। आ रही बात समझ में? कर लोगे ऐसा? चलो आज फिलहाल, कल तो मुझे कंटेंट भेजने में देर हो गई थी। चलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केसेस है, 70 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इस अमेंडमेंट के तहत बोला गया कि जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है। इससे पहले 1992 से पहले जो है राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, जिसके तहत बोला गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के दो ऐसी विधानसभा, दो स्टेट लेजिस्लेटिव ऐसी है जिनकी जो विधानसभा है वो पार्टिसिपेट
कर सकती है, इतना ध्यान रखना। पॉइंट है ये, देखो ये अगर मैं नोट में करवा रही हूँ तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये। आई बात समझ में? चलिए अब 155 के बाद 154 के बाद 156 पे चले। ये हाँ, ये सारे स्टेट की लिखा है ना, स्टेट दो पार्ट प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन अगर इन एरियाज में आपकी बात करी जाए विधानसभा है, तो जाहिर सी बात है गवर्नर भी होगा, है ना। और हम ये विधानसभा किसके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। लेकिन मैंने नोट यहाँ पे भी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे भी नोट कर, तुम कहीं पे भी लिख लो, बस याद रखना कि 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत जो है दिल्ली और पुडुचेरी। अब हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो ये अपने यहाँ पे एक स्टेट की फॉर्म में हुआ, तो मैं इसलिए स्टेट में लिखा रही हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो। बस मैं स्टेट में भी लिखा रही हूँ क्योंकि विधानसभा किसका पार्ट होती है? स्टेट का पार्ट होती है, तो मैं तुम्हें यहीं पे लिखाऊंगी, स्टेट का है ना ये, बाकी यूटीज नहीं करती है। आगे देखेंगे, यूटीज वाला जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। इतना समझ में आया? आर्टिकल 56 की ओर मूव करूं? तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पे पीडीएफ भी खोल के देख बैठ सकते हो, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि क्या क्या लिखा है। अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो तुम उसको देख लो। 156 आर्टिकल 156 क्या कहता है? टेन्योर ऑफ गवर्नर, गवर्नर का कार्यकाल, यानी कि टर्म ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 साल तक का होता है। इन जनरल देखा जाए तो 5 साल का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको किसी भी वक्त उसके पद से हटा सकता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो रह सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो 5 साल का जो इसका कार्यकाल होता है। अब वो ऐसा क्या हुआ? नॉर्मली देखा जाए तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो उसको उसके पद से हटा भी सकता है। वो उसके कार्यकाल को 5 साल पहले होने से हटा भी देगा, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि 5 साल बाद तक भी वो उस पद पर बना रह सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आर्टिकल 156 यही कहता है, द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इट मीन्स प्रेसिडेंट में रिमूव द गवर्नर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। 5 साल से पहले भी वो रिमूव कर सकता है और 5 साल के बाद भी वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो गवर्नर जो है आपके किसके प्लेजर पे रहता है? प्रेसिडेंट के। अब अगर गवर्नर खुद से चाहे, तो गवर्नर अगर खुद से चाहे तो वो रिजाइन देता है, वो रिजाइन देता है। और रिजाइन किसको देगा? वो प्रेसिडेंट को देगा। अगर गवर्नर चाहे कि मैं खुद से जो है रिजाइन देना चाहता हूँ, तो ये बहुत बेसिक चीज है, तुम्हें ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या रिजाइन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो आर्टिकल 156 समझ में आया? 56 चलिए, बस तुम्हें ना ये चीजें याद रखनी कि 156 क्या कह रहा है, और तुम्हें देखना है कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो किसमें है। 157 की ओर मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर से भी रिलेटेड प्रोविजन लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफर है वो कौन करा सकता है? प्रेसिडेंट उसका जो है कहीं भी ट्रांसफर करवा सकता है। लिखा है ट्रांसफर ऑफ गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ गवर्नर। द गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई ऐसी स्पेसिफाइड जो है यहाँ पे प्रोसेस नहीं दे रखी है कि उसका ट्रांसफर किस तरीके से होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो गवर्नर का ट्रांसफर कर सकता है। आई बात समझ में? चलिए 157 कहता है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर बनने के लिए, एक राज्यपाल बनने के लिए उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो वो सिटीजन होना चाहिए, यानी कि नागरिक होना चाहिए भारत का। उसकी उम्र 35 वर्ष उसने जो है कंप्लीट कर दिया हो। प्रॉफिट वाली जॉब, यानी कि सरकारी नौकरी पर ना हो, सरकारी नौकरी पर ना हो, सरकारी नौकरी यानी कि जॉब ऑफ प्रॉफिट। बोला जाता है संविधान में कि सरकारी नौकरी जो है
क्या है आपकी, लाभ का पद है। लाभ का पद यानी कि सरकारी सेवा पे सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, अगर सरकारी जॉब है तो उसको वो पद त्यागना पड़ेगा। दूसरा विधानसभा विधान परिषद का मेंबर ना हो। आई बात समझ में, विधान परिषद और उसका मेंबर ना हो। नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इफ और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधान परिषद ना भी बोले, लेकिन अगर मैं बात करूं तो लोकसभा या विधानसभा का मेंबर ना हो, अलग हो कोई, हटके हो। जैसे शिक्षा के क्षेत्र से उठा दिया, लिटरेचर के क्षेत्र से उठा दिया, जैसे आपके गुरमीत सिंह आपके मिलिट्री के क्षेत्र से आते हैं ना, तो अलग अलग क्षेत्रों से हम उठा सकते। जब हम राज्यसभा देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो 12 सदस्य मैंने बताए थे ना नॉमिनेशन वाले, वो हम देखेंगे कौन कौन से एरिया से आपके आते हैं। नवीन कोई डाउट है, तुम्हारे फेस पे डाउट लग रहा है? चलिए, इधर मैं बात करूं तो आर्टिकल 59 की बात करते हैं अब। आर्टिकल 59 है आपका ओथ, सैलरी, ओथ एंड सैलरी। तो बेसिकली बात है कि ओथ कौन दिलाएगा भाई, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ, चीफ मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट दिलाता है, गवर्नर दिलाता है, वो कैसे दिलाएगा? हाई कोर्ट का जज, जो आपके ओथ और सैलरी की बात करी जाए तो ओथ और सैलरी जो दिलाता है, आपकी शपथ कौन दिलाता है भाई? बोलो, शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है आपके? हेड ऑफ हेड 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 कोर्ट का जज, हेड कोर्ट का जज आपका। अब चलो इधर 56 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 56 की और मूव करें जरा। आर्टिकल 56 क्या कहता है? टेन्योर ऑफ राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो नॉर्मली देखा जाए तो सामान्य जो है 5 वर्ष का है। अब अगर राष्ट्रपति को अपना रिजाइन देना है, राष्ट्रपति का रिमूवल किस तरीके से होगा? प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात कर रहे तो प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा आपके 2 तरीके से। एक तो वो क्या, रिजाइन दे दे। क्या बोला मैंने कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन देता है, अपना पद खुद से खाली करता है, तो रिजाइन देगा किसको? वो परसों बताया था, वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना पद, वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेगा? वो रेजिग्नेशन लेटर देगा। वाइस प्रेसिडेंट आपके लोकसभा में उसको प्रस्तुत करेगा। और अगर दूसरी बात करी जाए तो दूसरा, अगर मेंबर संसद के लोग चाहते हैं, यानी कि दूसरा अगर इसको, एक तो वो कैसे हटेगा? खुद से रिजाइन दे दे। और अगर हम, और दूसरा ये कि अगर हम हटाना चाहते तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हम जो है राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, और यह आर्टिकल आपके 61 के तहत है। ध्यान रखना, इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है आपके आर्टिकल 61 में, और प्रोसेस भी बताई हुई है कि प्रोसेस क्या क्या है। आई बात समझ में? तो 56 याद रखना, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट 5 ईयर का टेन्योर होता है। और अगर राष्ट्रपति रिमूवल करवाना में, अगर राष्ट्रपति चाहता है रिमूव हो, उसका पद खाली हो, तो या तो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और दूसरा या तो इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर उसको हम हटा सकते हैं। आई बात समझ में? डिटेल में लिखा भी है, बस एग्जाम यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लगती है? तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन। और संविधान का जो उल्लंघन है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया खुद संविधान में कि संविधान का उल्लंघन जो है क्या है इसके तहत। लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ वायलेशन किया होगा, जिस वजह से वो राष्ट्रपति के इतने बड़े पद को हटाने पे मजबूर हुए। आई बात समझ में? चलिए, सब होता है, सरकारी पद है ना वो। चलिए,
57 की और बात करते हैं। 57 क्या कहता है? मुझे लग रहा है आज देहरादून यहाँ के बच्चों के लिए बाढ़ आ रही थी, जो आए इतनी। अभी तो बरसात स्टार्ट हुई है, लास्ट लास्ट में क्या होगा जब ज्यादा बारिश होगी। 57 क्या कहता है आपका? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं रिमूवल नहीं, एलिजिबिलिटी ना। एलिजिबिलिटी की देखा जाए तो ऐसा कोई भी कितनी बार भी जो इलेक्शन में लड़ सकता है, ऐसे कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं दे रखा है, स्पेसिफिक एज नहीं दे रखी है, वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है यहाँ पे लड़ सकता है। लिखा हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन, अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड। यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति बन चुका है तो उसके बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दे रही नंबर की फॉर्म में कि भाई 3 बार लड़ सकता है, 4 बार लड़ सकता है, इस तरीके से कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो नंबर ऑफ टाइम्स लड़ सकता है अगर उसकी इच्छा है। एक एज बाद तो आदमी खुद से ही छोड़ देता है ना? कब तक रहेगा वो? एक एज के बाद खुद से ही हो जाता है। चलिए, इतना समझ में आया? जो इम्पोर्टेंट मैं वो लिखा रही हूँ। अगर कोई पदाधिकारी है, कोई बड़ा अधिकारी है, तो तुम उसके बारे में क्या क्या जानोगे, उसकी सैलरी जानोगे। तो गवर्नर की सैलरी कितनी होती है भाई? परसों भी बताया था, 3.5 लाख पर मंथ जो आपकी गवर्नर की सैलरी होती है। और प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख। सोचो, आ रही मोटिवेशन बनने की? नहीं आ रही? अरे बाबा, एक ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी मंथली कितनी होती है? कल को तुम एसडीएम बन जाओगे, तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी होगी? करोड़ में होगी। अगर मैं एक बात बोलूं, मान लो एक गवर्नर जा रहा है, हाँ, और दूसरा कोई बिजनेस पर्सन है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो जा रहा है, काफिला दोनों का चलेगा, लेकिन नुकसान इसका होगा, बिजनेस पर्सन का। क्यों? अरे जब ये काफिला चलेगा तो गाड़ियों के लिए, गाड़ी का तेल पेट्रोल जो भी होता है, भाड़े के टट्टू उठाना, ये सब के लिए कौन करेगा? पैसे ये देगा। इसको तो सब फ्री में मिल रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो फायदेमंद कौन है? पैसे। अरे बाबा, यहाँ ये भी तो देखो कि पैसे खर्च कर रहा है। अगर एक बिजनेस पर्सन के साथ 10 गाड़ियां चल रही तो 10 गाड़ियों के जो ड्राइवर उनको पैसे नहीं देगा, उन 10 गाड़ियों का तेल का खर्चा वो नहीं देगा, उनका रख रखाव वो नहीं करेगा। इसको क्या करना है? बस अपनी गाड़ी में बैठना, बाकी आगे पीछे सब सरकार खुद करेगी। फायदा किसका हो रहा है? इसमें तो पैसा देना पड़ रहा है। कल को तुम एसडीएम बन जाओगे, तुम्हारी गाड़ी चल रही, तुम्हें कोई टेंशन है? हमें गाड़ी के ड्राइवर का सैलरी देनी है, हमें पेट्रोल भरना है, कुछ टेंशन होगी नहीं। तुम्हें उठना है, बैठना है, बस चल दिए। कल को डीएसपी बन गए, 3-3 गाड़ियों के मालिक हो गए। 3-3 गाड़ी के मालिक मतलब कैसे? अरे आगे पीछे बीच में तो वो तो सबके रहती है, इस तरीके से सबके। डीएसपी बन गए, एक तुम्हारी खुद की पर्सनल गाड़ी, एक सरकार जो देती है तुम्हें वो गाड़ी, और जो सीज वगैरह होती है उस गाड़ी में भी तो तुम्हारा अधिकार रहेगा। अरे भले तुम उसको अपने अपने नाम नहीं कराओगे, लेकिन जब मर्जी तब उस गाड़ी को चला सकते हो। करते नहीं है ये लोग? करते हैं ना। सीज की नहीं पता तुम्हें, रहने दो। तुम बहुत बहुत बोल सकते हो तुम, मतलब कि तुम बहुत वैसे बच्चे हो अभी। अरे बुरी हालत तो क्या, लेकिन अब रखते हैं जब मर्जी, उनकी इच्छा आती है। अच्छी अच्छी उल्टो उल्टो को कौन रखेगा संभाल के? हाँ, पर मैं एक तुम्हें बात बता रही हूँ ना कि तुम 3-3 गाड़ियों के मालिक रहोगे, तुम पे 3-3 गाड़ियों का अधिकार रहेगा। चलो फिलहाल यहाँ पे बात करो, मोटिवेशन लेके आया करो भाई अपने मन में। क्या पढ़ रहे थे हम? कर दिया। हाँ, 57 हमने पढ़ लिया था, 58 की मैं बात करूंगी ना। 58 क्या कहता है?
क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर एक प्रेसिडेंट है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए भाई? सिटीजन होना चाहिए, जॉब ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, एलिजिबिलिटी तो ये थी कि वो कितनी बार इलेक्शन लड़ सकता है। अब क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? क्या कोई एक लिमिट सेट होती है ना, सरकारी नौकरी में क्यों बोलते हैं कि 21 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर का बच्चा ही पार्टिसिपेट? हाँ, कुछ ना कुछ एज लिमिट होती है, कोई एज लिमिट तो हमें सेट करनी पड़ती है। अगर बिना एज लिमिट के होगा तो फिर तो तुम अभी कैसे हो? हाँ, बच्चे हो, तुम भी गवर्नर के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए, एक लिमिट सेट होती है ना। तुम कितने साल की हो? 17 की हो? 17 की हो? क्या पता है तुम्हें इतनी जल्दी हाँ अपना टाइम बर्बाद करने की, इतनी जल्दी क्या? अभी तो 17 18 19 20 21 5 साल पड़े हुए, आराम से कर सकती हो तुम। डॉक्यूमेंट्री एज बता रही हो, हकीकत की एज बता रही हो अपनी? तो 12 17 में कहाँ होता है? 18 प्लस में चलो 18 भी मानते हैं, 17। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जल्दी आ गई तुम आराम से। अब तो तुमसे ये उम्मीद रख सकते हैं हम कि जैसे तुम एलिजिबिलिटी में आओगी उसके बाद तुरंत एग्जाम क्वालिफाई कर दोगी। 5 साल कम नहीं होते भाई, मैक्सिमम जो तैयारी करने में ना टाइम लगता है 5 साल ही लगता है, और उसने बहुत सही किया अभी से। हालांकि वो अपनी पता नहीं क्यों ही आ गई इतनी जल्दी, लेकिन मैं मान के चलूँ तो 3 4 साल तो आराम से लगते हैं। 5 साल आराम से पढ़ लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो। 21 साल जैसी कंप्लीट फॉर्म भरा, एसडीएम अधिकारी सबसे पहले सरस्वती बननी चाहिए यहाँ पे, रैंक 1 लेके आएगी उत्तराखंड में। तब तक तो तुम यूपीएससी भी करना स्टार्ट कर दोगी। चलो ये तो मैंने आपको बता दी कि 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, कोई जॉब और प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, सिटीजन होना चाहिए, और यहाँ पे हमने देख लिया। चलो हाँ, अगर एक गवर्नर को अगर एक राष्ट्रपति को पद के लिए उठना है तो उसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए की एक जमानत राशि भी देनी पड़ेगी। कल को तुम गवर्नर बनने के लिए उठते हो तो तुम्हें 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब जो है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की जरूरत तो पड़ेगी उसके लिए, कुछ ना को हमें संसाधन जुटाने, तो उसके लिए पैसे चाहिए भाई। तो आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि, अगर तुम गवर्नर बन गए, गवर्नर अगर तुम राष्ट्रपति बन गए तो तुम्हें पैसे वापस, नहीं बने तो वो सीज हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। आरबीआई में आपको 15,000 रुपए की जमानत राशि भी देनी होती है, ये ध्यान रखना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे तो यही सैलरी देख लो भाई, सैलरी कितनी? 5 लाख रुपए पर महीना सैलरी की बात करो तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख, 5 लाख पर मंथ। और अगर मैं बात करूं फैसिलिटी की तो राष्ट्र भवन यानी कि एक बंगलो मिलता है, एक घर मिलता है, व्हीकल मिलता है, गाड़ी मिलती है, और भी बाकी जो सारी सुविधाएं होती है जैसे सिक्योरिटी हो गया और हॉस्पिटल फैसिलिटी हो गया, सारी फैसिलिटीज मिलती है। सेम वही चीजें गवर्नर को भी मिलती है कि गवर्नर को भी सारी फैसिलिटीज मिलती है। लाइक आपके जैसे राष्ट्रपति को फैसिलिटी में जैसे राष्ट्र भवन मिलता है, तो वैसी राजभवन आपके किसको मिलता है? गवर्नर को मिलता है राजभवन, देखा होगा। तो राजभवन किसको मिलता है? आपके गवर्नर को मिलता है। फिर फैसिलिटी सारी मिलती है, तो सारी फैसिलिटी मिलती है, बस फर्क कितना है? 3.5 लाख का 5 लाख का, ये फर्क है कि इसको 3.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी इसको, और इसकी जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? हेड कोर्ट का जज, हेड कोर्ट का जज दिलाएगा, और हाई कोर्ट सॉरी, और इसको सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। और अगर शपथ दिलाते समय सीजीआई अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में हेड ऑफ द
सॉरी सीनियर मोस्ट जज आपके जो है इनको जो है शपथ दिलाएगा। आई बात समझ में? क्लास समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मिक्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? पता चल रहा है ना कि तुम्हें कहाँ पे क्या लिखना है? गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग चीजें हो रही है। चलो, आर्टिकल 60 में आपकी ओथ एंड सैलरी है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ओथ जो है कौन दिलाएगा भाई? आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है अवेलेबल तो उस कंडीशन में सीनियर मोस्ट जज आपको जो है यहाँ पे शपथ दिलाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्पीचमेंट। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, ये छोड़ गया ये पॉइंट, चलो इसी में समझाते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन में तो हमने देखा कि भाई वो लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल होना चाहिए, होना नहीं चाहिए लेकिन काबिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि अगर उस व्यक्ति, अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है, राष्ट्रपति बन रहा है, तो लोकसभा और राज्य, इधर कितने हैं? लगभग 543 के आसपास मेंबर्स, और इधर जो है क्या बात करी जाए तो इधर भी मान के चलो 245 के आसपास मेंबर। अगर मैं बात करूं तो टोटल 700 के आसपास ये वैल्यू जाएगी। अब इन 700 लोगों में इससे, इन 700 लोगों में इस, एक मिनट में चेक कर लूं, लोकसभा ही लोकसभा है। अब इन लोगों में से क्या होना चाहिए कि 50 लोगों के द्वारा जो इसको क्या होना चाहिए? इलेक्ट होना चाहिए, और 50 लोगों के द्वारा जो है ये 50 लोगों के द्वारा, मतलब ये है कि अगर आप प्रेसिडेंट बन रहे हो तो आपको इस तरीके से काम करने हैं, आप इस तरीके से आपकी इमेज होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, एक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सको। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि 50 लोगों का जो है यहाँ पे अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन मतलब कि वो चाहते हैं कि हम, हाँ भाई, हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए चिन्हित हो, ये राष्ट्रपति पद के लिए जाए इलेक्शन के लिए। और इलेक्टेड मतलब कि इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि ये व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। इलेक्टेड 50% जो है आपके इलेक्टेड होना चाहिए, 50% का जो है यहाँ पे अनुमोदन होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए आगे जाए, मतलब चुनाव हो, इसका इस पद पे चुनाव हो। अनुमोदन, इलेक्टेड मतलब तो इन्होंने कंफर्म कर लिया, कंफर्मेशन हो गया। हाँ, और ये मतलब अनुमोदन कि हाँ भाई हम कुछ व्यक्ति, मतलब ऐसे मान के चलो 100 व्यक्ति, 100 में 200 व्यक्ति है, 200 में से 50 लोग कंफर्म कर दे इलेक्शन में कि इलेक्शन हो गई। बाकी के जो बचे उनमें से भी वो चेक किया जाएगा कि हाँ भाई इनकी इच्छा है कि नहीं, कि ये व्यक्ति इसमें जाए कि ना जाए, होता है ना। मेंबर्स 50 मेंबर्स है वो, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, 50-50 में तो 2 पार्ट से हो जाएंगे तो फिर छूटेगा कोई नहीं। तो मेंबर्स की बात करी जाएगी, 50 मेंबर्स इलेक्ट करे और 50 मेंबर जो है उसको अनुमोदन करे। तो समझ में आया? हाँ, मंजूरी चाहिए, ये तो कंफर्म करेंगे इलेक्ट, और ये मंजूरी। आई बात समझ में? तो टोटल जो है 100 लोगों की यहाँ पे मंजूरी चाहिए होती है कि हाँ भाई मैं जो हूँ राष्ट्रपति पद के लिए आगे जा सकता हूँ। आई बात समझ में? तो आप समझ में आया कि तुम आसानी से क्यों नहीं बन सकते राष्ट्रपति? हाँ, हाँ ना बोलो, कुछ सरस्वती बोल रही हैं। तुम तो अभी अपनी उम्र गवाने के लिए आ गई है 17 साल से ही, 35 की कहाँ बात कर रही हो? इसको ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। एक तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस कंडीशन में क्या है, अगर राष्ट्रपति खुद से अगर हटना चाहता तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो रिजाइन देगा। तुम कौन से नोट देख रहे हो सरस्वती? मैंने ये नोट कहाँ भेजे? चलो ठीक है।
ठीक है, ये हमने देखा। अब इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिससे राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। हटाया किस प्रोसेस के तहत जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट के थ्रू। आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? अब यहाँ पे रीजन क्या है इसको हटाने का? तो रीजन है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। कि संविधान का अगर उसने उल्लंघन किया तो उस कंडीशन में उसको जो है उसके पद से हटाया जाता है। अब पद से हटाने की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस देखो, लिखा भी है, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका कोर्ट भागीदारी नहीं निभाता है, कोर्ट न्याय नहीं देता है। क्वासी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब ये है कि देखो, न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, जुडिशियल पावर रिव्यू में क्या होता है कि पूरा का पूरा जज करता है। क्वासी मतलब कि यहाँ पे जज नहीं रहेगा, न्यायालय की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यहाँ पे भूमिका किसकी रहेगी? न्यायालय के अलावा किसी दूसरे पार्टी की, दूसरे लोगों की। और वो दूसरे लोग कौन होंगे? आपके मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे। क्वासी फेडरल, क्वासी जुडिशियल लिखा था, जैसे क्वासी फेडरल बताया था मैंने कि अर्ध संघात्मक, यानी कि आपका देश कैसा है, आपका भारत कैसा है। क्वासी फेडरल कैसे कि स्टेट्स तो है, स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर है, लेकिन स्टिल जो है आपका कौन हैवी है? सेंटर हैवी है। उसी प्रकार से क्वासी फेडरल मतलब होता है कि यहाँ क्वासी जुडिशियल मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपका कैसा है, जजमेंट नहीं देगा। जज की इस इम्पीचमेंट की प्रोसेस ऐसी है जिसमें जज का कोई रोल नहीं रहता है। आई बात समझ में? जज का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लिखा भी है मैंने, अ प्रोसेस इन विच द डिस्प्यूट्स मे नॉट सॉल्व बाय द कोर्ट। न्यायालय के द्वारा ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं। यानी कि अब देखो, डिस्प्यूट्स कैसा है? ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। अब संविधान का उल्लंघन होने पर अगर राष्ट्रपति के पद को राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो उसका जो निर्णय है वो कौन तय करेगा? आप लोगों ने जिनको MP MLA बनाया है वो लोग वहां बैठ के जो है इस पे काम करेंगे। आई बात समझ में? अ प्रोसीजर टू रिमूविंग द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट की डेफिनेशन ये लिख लो कि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अब रीजन भी मैंने लिखा है कि रीजन क्या होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द टर्म वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ने खुद से ही स्पष्ट नहीं किया है कि आपका संविधान का उल्लंघन क्या है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि संविधान के उल्लंघन होने पर हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। नहीं, कोर्ट का कोई रोल नहीं है। अब इससे बड़ा क्या ही होगा कि हमने इसको अब देखो पद से हटा दिया, हाँ पद से हटा दिया। अब जब वो पद से हटा दिया है तो उसके बाद वो कर सकता है। अभी देखो, एक एक्सेप्शनल केस है कि तुम गवर्नर और प्रेसिडेंट पर, राज्यपाल और राष्ट्रपति पर तुम कोई भी कोर्ट का मतलब केस नहीं कर सकते हो। तो ये शील्ड तब मिल रही है ना जब अपने पोस्ट पे, जब उनको उस पद से हटा दिया तब कर सकते हो ना तुम, उसके बाद कर सकते हो। उसके बाद वो एक आम नागरिक है, उसको पद से हटाना। जैसे VRS होता है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसमें पैसा उस हिसाब से नहीं मिलता, पैसा उतना ही मिलता है ना जितना तुमने जॉब कर दी उसके अकॉर्डिंग, उतना ही मिलता है। पेंशन क्यों रहेगी? तो उसके बाद एक आम नागरिक है ना, एक आम नागरिक है। अभी तक वैसे आज तक अभी तक के केस में अभी तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस लगी होगी। हाँ, लेकिन अगर हट लग जाती है और अगर कोई प्रेसिडेंट हट जाता है उसके बाद एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जिएगा वो, उसमें केसेस हो सकते हैं, उसकी मतलब सारी सुख सुविधाएं छीन ली जा सकती है, लेकिन वो एक आम नागरिक हो जाएगा। हाँ, जब तक वो अपने राष्ट्रपति के पद पर है तब तक तुम उस पर कोई भी केस नहीं कर सकते हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, केमिस्ट्री का एक एक्सेप्शनल केस है कि तुम राष्ट्रपति पर कोई भी केस नहीं कर सकते जब तक वो अपने पद पर है।
अगर उसको पद से हटा दिया गया है, रिजाइन दे दिया उसने, तो उस कंडीशन में वो कर तब तुम कर सकते हो, तब एक आम नागरिक की तरह देखा जाएगा तुम उसको। आई बात समझ में? चलिए प्रोसीजर की भी बात करती है ना, प्रोसीजर की बात करती है कि प्रोसीजर क्या है आपके इम्पीचमेंट का। प्रक्रिया की मैं बात करूं तो प्रोसीजर, सबसे पहले तो आपको पता है लोकसभा, आपके पास लोकसभा और राज्यसभा है। तो ऐसा कोई पर्सनल वो नहीं है कि तुम जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो केवल लोकसभा से पारित कर सकते हो, लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हो, राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी इनिशिएट हो सकती है। यहाँ पे किसी में भी इनिशिएट हो सकती है, किसी से भी शुरुआत हो सकती है इस प्रोसेस की। आई बात समझ में? लेट सपोज कि लोकसभा से जो है क्या हो रहा है, प्रोसीजर जो है चल रही है, लोकसभा ने बिल पास, बिल तो क्या, लेकिन लोकसभा के मेंबर्स कहते हैं कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। अब जब लोकसभा के मेंबर्स मान लो कि कहते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर यानी कि 25% लोगों का क्या होना चाहिए, इस पर सिग्नेचर होना चाहिए। मान लो कि एक जैसे एप्लीकेशन होती थी ना कि भाई हमें अपनी क्लास के हमें अपना क्लास टीचर हटाना है, या हमें इस क्लास के टीचर से दिक्कत हो रही है, तो सब बच्चों ने एप्लीकेशन लिख लिया और उसमें सारे बच्चों ने सिग्नेचर कर दिया और हमने प्रिंसिपल ऑफिस में दे दी। उसी तरीके से मान के चलो कि क्लास क्या तुम्हारी, एक क्लास क्या तुम्हारी, अच्छा पार्लियामेंट, संसद के लोग, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स, और जिस टीचर को तुम हटाना चाहते हो वो हो गया तुम्हारा प्रेसिडेंट। आई बात समझ में? तो मान के चलो कि तुमने एप्लीकेशन लिखी कि भाई हम इसको हटाना चाहते हैं, और यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्लास के बच्चों को, अगर क्लास के बच्चों को तो ये होता है ना कि सब बच्चों को सिग्नेचर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/4 मेंबर, 25%। मान लो कि 500 मेंबर है आपके लोकसभा में, तो लोकसभा के 25% कितना हो रहा है, 1/4 से कर दो इसको, कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है बताओ, मैथ्स कमजोर है तुम्हारी? 125 लोगों ने इस पर सिग्नेचर दे दिया कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो पहली प्रोसेस, मान लो कि लोकसभा से ये प्रस्तुत हो रहा है, तो 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके वो दूसरे सभा में जाएगा, दूसरा सदन कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा। किसी से भी एक से भी, हाँ किसी, क्या टोटल मेंबर मतलब दोनों में अलग अलग, जैसे इस क्लास दूसरी क्लास, इस क्लास से पारित हो गया, दूसरी क्लास में चला गया, इस तरीके से मान के चल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है तो इम्पीचमेंट, अब देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ के लोगों ने कहा कि हम भाई हटाना चाहते, लेकिन इससे पहले 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को भी तो इन्फॉर्म होना चाहिए कि भाई मेरे पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस लग रही है। भाई तुम क्लास टीचर को हटाना चाह रहे हो तो क्लास टीचर को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो रखे हैं, उसको भी पता चलना चाहिए। अगर उससे कोई गलत काम किया है तो एटलीस्ट उसके पास टाइम तो है अपनी बात को प्रूफ करने का कि भाई प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कि भाई मैंने ये काम क्यों किया, मेरे को ये क्यों करना पड़ा। इसीलिए अगर जब लोकसभा से ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो लोकसभा से जब प्रक्रिया शुरू हो रही है तो प्रक्रिया शुरू होने से 14 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि भाई आप पर क्या कर रहे हैं, इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगा रहे हैं, हम आपको महाभियोग की प्रक्रिया हम आप पे लगाना चाह रहे हैं क्योंकि आपने जो संविधान का उल्लंघन किया है। चलिए ये तो आई बात समझ में। लोकसभा से 1/4 मेंबर ने सिग्नेचर करके भेज दिया दूसरे सभा में। अब दूसरे सभा में आता है आपका राज्यसभा आ रही है ना, राज्यसभा में प्रेसिडेंट आता है। जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट खुद ही आए, ये प्रेसिडेंट अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेज सकता है, या किसी ऑफिशियल को भेज सकता है, या खुद आ सकता है अपने ही तरफ से गवाही देने के लिए कि अगर मैंने संविधान का उल्लंघन अगर तुम बोल रहे हो कि मैंने संविधान का उल्लंघन किया है तो आखिर क्या कंडीशंस थी, किस तरीके से किया है, क्या यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं, यानी कि अपने पक्ष में वो बात रखता है। अरे बात समझ में
क्योंकि अगर जब कोर्ट में जब कोई फैसला सुनाया जाता है तो वहां पे विक्टिम और कल्प्रिट दोनों के बयान लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी अधिकार हो गए है, तो एक देश का नागरिक के पास बोलने का अधिकार तो है अपने प्रति, अपने खिलाफ, अपने लिए। उसी प्रकार दूसरा सदन जो बोला जाता है, दूसरा सदन बोला जाता है जांच सदन, जहां पर जांच की जाती है। यहाँ से तो प्रस्तुत हो गया, यहाँ पे आके क्या करेगा वो, अपने बारे में भी तो बोलेगा कि मैंने ये क्यों किया, क्या काम था ऐसे, बयानबाजी हो गई। अगर बयान देने के बाद भी राज्यसभा के 1/4 मेंबर ने क्या कर दिया है, इसे को प्रस्तुत कर दिया है, इसको पारित कर दिया है, तो जाके राष्ट्रपति आपके पद से हटा दिया जाता है। आई बात समझ में? पढ़ो एक बार क्या लिखा है इम्पीचमेंट। A resolution for impeachment must be signed by at least 1/4 member of the total members of house। यानी कि जिस भी सदन से आपकी जो है प्रक्रिया आरंभ की जा रही है उसके 1/4 यानी 25% लोगों ने अगर 25% लोगों ने अगर क्या बोलते हैं एप्लीकेशन में सिग्नेचर कर लिए तो इसका मतलब वो दूसरे सदन में पहुंचा जाएगा। द प्रेसिडेंट मस्ट बी गिवन एटलीस्ट 14 days प्रायर विद रिटन नोटिस बिफोर द रिजोल्यूशन इज मूव्ड। जब रिजोल्यूशन आता है यानी कि प्रस्ताव पारित होता है तो उससे 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य होता है ना। चलिए देन उसके बाद क्या है, इफ द फर्स्ट हाउस पासेस द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप द रिजोल्यूशन इज सेंट टू अदर हाउस। यानी कि यहाँ पे अब जो है 2/3 मेंबर, इन्होंने तो कहा कि भाई इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगा रहे, लेकिन दूसरे सदन पहुंचने पे अगर उसका 2/3, एक मिनट देखो, लोकसभा में बोला कि हम भाई क्या करना चाहते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना चाहते हैं। आई बात समझ में? राष्ट्रपति पर प्रक्रिया लगाना चाह रहे तो अगर 25% लोग सहमत हो गए, आरी बात समझ, 25% लोग यानी कि 125 लोग सहमत हो गए कि हाँ भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन में जब वो पारित होता है, दूसरे सदन में जब पास पहुंचता है तो 2/3 ऑफ 500 कितना हो रहा है, करो इसको सॉल्व जरा, बताओ मुझे कितना हो रहा है। हाँ मतलब अप्रोक्स 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस, अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ मैं 60 या फिर 70 मान के चल लो, इसको 60 ज्यादा ही नीचे चलेगा। लिखा है, पढ़ो जो थर्ड वाला, इफ द फर्स्ट हाउस पासेस द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन बाय द 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में पारित होता है, ठीक है, दूसरे सदन में पारित होता है, यानी कि 2/3, इतने लोगों ने तो कहा कि भाई हमें इम्पीचमेंट चलाना है, बाकी के लोग उस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सहमत है या नहीं, तो ये वो लोग है ना। 2/3 मेजोरिटी के साथ आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, वो रिजोल्यूशन दूसरे हाउस में जाता है। इस क्लास में मान लो कि 10 बच्चों को लगता है कि भाई हमें होता है ना कि आवाज उठाना, क्लास में कितने ही बच्चे रहते हैं जो मतलब टीचर से परेशान रहते हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। क्लास के 10 बच्चों ने कहा कि नहीं अब तो हमने ठान लिया कि इस टीचर को हटाना ही हटाना है किसी भी हाल में, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है ना। उसके बाद वो हर बच्चे के पास जाते हैं कि भाई तुम सहमत हो इस बात से, तो ऐसी मान के चलो इस बात, इसको भी ऐसी सिंपल से क्लासरूम के हिसाब से चलते रहो, है ना। इन बच्चों ने आवाज उठाई कि भाई हमें जो है राष्ट्रपति को हटाना है। अब एप्लीकेशन लेके गए सबके पास, 170 लोगों ने सिग्नेचर कर लिया, यानी कि 2/3 लोगों ने क्या कर दिया, मेजोरिटी दे दी कि राष्ट्रपति को हटाना है। अब वो यहाँ से सिग्नेचर हो गए, अब वो दूसरे सदन में चले गया। आई बात समझ में? लोकसभा से प्रस्तुत हुआ था, दूसरे सदन में आ गया, देखो लिखा भी है वहां पर राज्यसभा क्या लिखा है। फिर उसके बाद द सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ड्यूरिंग द investigation the president has the right to appear in the person or to be represented by a legal representative counsel to present his her defense, है ना। कि दूसरा सदन कहलाया जाता है आपका जांच सदन। दूसरे सदन में राष्ट्रपति आता है, अपने बारे में बयानबाजी करता है, या तो राष्ट्रपति स्वयं से आएगा या तो किसी अपने दूसरे नीचे के पदाधिकारी को भेजेगा,
या फिर किसी IAS अधिकारी को भेज दिया उसने, है ना, क्योंकि ये तो डिप्लोमेट होते हैं, इनको तो बात करने का ज्यादा तजुर्बा होता है इनसे ज्यादा। तो दूसरे सदन में जो है राष्ट्रपति ने अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेज दिया, तो खुद आ गया कि भाई अपने अपने तरफ से बयान करने के लिए। फिर क्या लिखा है, if the second house also passes the resolution by the 2/3 majority of the total membership, again same process, अगर ये वाला हाउस भी प्रेसिडेंट के बयानबाजी के बाद अगर ये वाला हाउस भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, अब मान लो 200 बच्चे राज्यसभा में, है ना, अगर इनके साथ भी अगर ये रिजोल्यूशन पास होता है 2/3 मेजोरिटी में, लोगों ने बोल दिया कि हम भी क्या चाहते हैं, राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, तो तब क्या है आपका राष्ट्रपति उसके पद से, तब क्या है लिखा है, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑफ डेट रिजोल्यूशन पास्ड। जिस दिन वो प्रस्ताव पारित हो गया राज्यसभा से, दूसरे सदन से भी, उस दिन के बाद आपका राष्ट्रपति उस पद पे नहीं बना रहता है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस समझ में आई? एक बार दोबारा से सुन लो। इम्पीचमेंट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके तहत हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। रीजन क्या होता है हटाने का? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर दो सदन होते हैं हमारे पास, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी हाउस में से अगर कोई, मान लो कि लोकसभा से अगर प्रस्ताव पारित होता है, तो लगभग 25% लोगों का तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकसभा से अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो रहा है, अगर लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रस्ताव पारित हो गया कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं, तो इसके बाद वो दूसरा हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस हो जाएगा आपका राज्यसभा। अगर राज्यसभा में आपका प्रेसिडेंट आता है अपने बयान के लिए कि भाई मैंने ये क्यों किया, अगर प्रेसिडेंट के बयान के बाद भी अगर वो बिल 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति उसी दिन, उसी टाइम, उसी वक्त से आपका राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, वो राष्ट्रपति पद पर नहीं बना रहेगा। लिखा भी है, लिखाया था यहाँ पे, इफ the second house also passes the resolution by the 2/3 majority of the total membership, the president stands removed from office from the date the resolution passed। जिस दिन से आपका रिजोल्यूशन पास हुआ था उस दिन से आपका राष्ट्रपति अपने पद पर बना नहीं रहेगा। आई बात समझ में? इम्पीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 याद रहेगा। प्रोसेस क्या है आपकी, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है वो। आई बात समझ में? चलिए आर्टिकल 71 की ओर मूव करते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ 6 नहीं है वो, तुम कौन सा खोल के देख रही हो? 61 है वो। कहाँ पे लिखा है मैंने? 61 पे है वो। अच्छा आर्टिकल 60 आपका ओथ एफर्मेशन वाला है ना, दूसरा आर्टिकल 60 है वो। नहीं 60 है वो, 6 नहीं है। हाँ चलिए आर्टिकल 71 की बात करें। अच्छा जितने मैंने बताया था प्रेसिडेंट और गवर्नर में आपने आर्टिकल 159 तक पढ़ा था, लास्ट ओथ सैलरी, उतना ही है उसमें। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसकी क्या क्या पावर्स है, गवर्नर की पावर हम देखेंगे। आई बात समझ में? जैसे मैंने लिखा गया है तुम्हारे लिए सेम अपनी कॉपी में चेप दो बस। अगर कहीं पे मैंने पार्टीशन किया इसका मतलब वहां पे पार्टीशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट को हमें लिखना है। जहाँ पे पार्टीशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको ऐसे लिखना है कि वो जहाँ पे पार्टीशन नहीं, इसका खुद मतलब क्या है कि वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल ध्यान रखना कि अगर हम 52 से लेके 151 तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम जितने भी आर्टिकल 52 से 151 के बीच में आएंगे वो सारे के सारे आपके किसके लिए है, सेंटर के लिए। ध्यान रखना अपने आप में, आप दिमाग खोल के चलना। आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा उसे। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? कि जो भी डिस्प्यूट्स है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो भी डिस्प्यूट सारे वो सारे के सारे किसमें रिजॉल्व होंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अभी उपराष्ट्रपति हमने वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा है,
वाइस प्रेसिडेंट आपका तब पढ़ेंगे, इसके बाद प्रेसिडेंट की जस्ट बाद वाला पॉइंट वही है। चले अब करें आगे शुरू। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर। अभी तक जितने नोट्स है ना उन नोट्स के लिए पेजेस छोड़ दो। जितने नोट्स है उन नोट्स के लिए आप अपने अकॉर्डिंग पेज छोड़ दो। उसके बाद मैं आज का कंटेंट कराने वाली स्टार्ट। आज का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा पीडीएफ में। प्रॉपर कॉपी बनाओ, पेज करो। दो पार्ट करो। एक तरफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट लिखो, एक तरफ पावर्स ऑफ गवर्नर लिखो। अच्छा पहले पार्ट मत करो, पार्टीशन सबसे पहले लिखो। हाँ चलो कर ही दो, खैर पार्टीशन कर ही दो, कर दो पार्टीशन। एक तरफ लिखोगे आप पावर ऑफ, तुमने लिखा है वो, समझाओ भाई सरस्वती को। तो बस तुम्हारे लिए नहीं है मतलब। हाँ तुम्हें अभी तक कोई डाउट है किसी को? तभी तो आगे का टॉपिक कंप्लीट, आगे का टॉपिक करने का मजा है। देखो भाई अपनी कॉपियां, नोट्स मैच करो एक दूसरे के साथ। कौन सी पीडीएफ नहीं भेजी? अच्छा हाँ, तुमने मैसेज किया था मेरे को, पता नहीं। हाँ मैं उस टाइम तो बिजी थी, चलो मैं भेज दूंगी, दोबारा मैसेज कर देना मुझे। मैं थोड़ा आजकल में बिजी थी इसीलिए कल में भी नहीं आई थी, तो उसके बाद पेज छोड़ना है, और उसके बाद पेज छोड़ने के बाद अच्छा ये डिस्कशन बाद में करना, नोट्स में भेज दूंगी। ये डिस्कशन थोड़ा बाद में करना। नोट्स में डाउट हो रहा है क्या आप लोगों को? इनकम्प्लीट लग रहे हैं नोट्स वो? हाँ वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन हाँ किसी को और किसी को डाउट आगे भाई, नोट्स वैसा तो नहीं लग रहा कि डाउट हो रहा है, छूट रखा है कुछ? छूटा तो वो पॉइंट छूटा है, बाकी तो कंप्लीट है सारे नोट्स। कौन सा वाला पेज छुड़ाया था मैंने? हाँ तो वही तो, ये तो मैं भेज दूंगी आर्टिकल 22 के बाद, इसके बाद। हाँ तो ये तो मैंने इसलिए लिखा था ना कि आर्टिकल 22 के बाद मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाने। ट्वेंटी टू कहाँ पे छुड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद मैंने बताया था ना, स्केड्यूल्स करवाए थे पार्ट, तो वो इसमें लिखना था। बच्चों ने कहा था, तो मैं इसे, इंग्लिश वाले बच्चों ने कहा था कि भाई हमने ये लिखे हुए हैं। हाँ ये यहाँ पे लिख दिया तुमने, ये मैंने यहाँ पे लिखने के लिए कहा था, ये मैंने यहाँ पे लिखने के लिए कहा था, वो तुमने यहाँ पे लिख दिया। और बस यही तो था। हाँ तो ये तो है। ये पेज मैंने छुड़ाया था, उसके बाद तो फिर कंप्लीट है ना नोट्स, तो ये मैं भेज दूंगी। और पीछे नवीन और आगे अनुदीप, है डाउट किसी को? ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, इसको नोट करना पड़ेगा। वो मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी, तुम टेंशन मत लो। भाई मुझे याद रहता है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी भी क्या, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। पता तो है मुझे कि तुम्हें नोट्स देने हैं, लेकिन तुम मुझे बार बार पीछे पड़े रहोगे ना, जब तुम नोट्स दो नोट्स दो तब भेजूंगी मैं। एक बार में ऐसा होता है ना कि भूल जाती हूँ मैं, मेरे को वहां का भी नोट्स बनाने का ध्यान देना पड़ता है, तो सब जगह मिक्स हो जाता है।
चलो यहाँ पे बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और पावर्स ऑफ गवर्नर। तो बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्ति होती है, दो प्रकार की शक्ति। पहली है ऑर्डिनरी पावर, सामान्य शक्ति, सामान्य शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। यहां पे लिखोगे आप सबसे पहले, अच्छा चलो इमरजेंसी पावर को लिख लो पहले। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। हाँ प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास होती है उसकी पावर। पार्लियामेंट जो स्टेट की जो पार्लियामेंट स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो खत्म हो जाती है उस समय के लिए। मेरा शासन रहेगा। पार्लियामेंट क्यों करेगा? प्रेसिडेंट करेगा उसमें। किसी भी राज्य में नहीं लगाता प्रेसिडेंट। रूल लगने के भी पीछे रीजन होता है, और उस रूल को लगाने के पीछे रीजन ये होता है कि गवर्नर जो राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्र में बिठाया है ना, गवर्नर शिकायत करता है राष्ट्रपति के पास कि भाई यहाँ पे जो काम है वो संविधान के तहत नहीं किया जा रहा है। जैसे उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के समय पर 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था, तो जो उस समय गवर्नर थे उन्होंने शिकायत करी कि भाई यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ के जो मंत्री लोग हैं, ये उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। तो शिकायत लगाने का काम होता है गवर्नर का। वो शिकायत लगाता है राष्ट्रपति के पास कि भाई यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से काम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र की विधानसभा खत्म हो जाती है और डायरेक्ट रूल करता है प्रेसिडेंट। जब हम इमरजेंसी पावर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हमें वापस समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या होती है, क्या कंडीशंस होती है जिसमें ये इमरजेंसी लग रही है। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाएगा किसी को? अलग हो गया। कारण क्या है उसको करने का ना, ये पूछ रहे हो आप? वहां पे कानून बनाएगी सेंटर, सेंटर कानून बनाएगी। सेंटर का प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? सेंटर का। तो डायरेक्ट रूल किसका हो रहा है वहां पे? सेंटर का रूल हो रहा है। तो जो यूटीज होते हैं वहां पे सेंटर का रूल होता है, सेंटर करती है। क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज है ना, लद्दाख वाला एरिया कैसे है? डिस्प्यूटेड एरिया है ना वहाँ पे। उधर चाइना भी अक्साई चीन वाला है, इधर पाकिस्तान भी है, तो डिस्प्यूट एरिया है। तो इसलिए जो है यहाँ पे डायरेक्ट स्टेट ना बना के, अब क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड काम काज है तो किसके पास है? आपकी सेंटर के पास है, तो वहाँ पे सेंटर। चलिए आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लिखो, यहाँ पे लिखा है मैंने आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। 360 में लिखो, 360 में लिखो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो ये हमने देखा। अब इन इमरजेंसी पावर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे सामान्य पावर्स है ना, सामान्य शक्ति, ऑर्डिनरी पावर्स लिखना। सबसे पहले लिखो कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर। पहली पावर लिखोगे आप एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका के रूप में किस प्रकार से शक्ति है? दूसरे लिखोगे आप
विधायी शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, विधायी शक्तियां नहीं, इसके अंदर आर्टिकल्स आप पढ़ोगे। ये हम पावर्स को देख रहे हैं, इमरजेंसी तो एक अलग से चैप्टर ही मान के चलो तुम। तीसरा लिखेंगे मनोनीत करने की शक्ति, नॉमिनेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड पॉइंट, नॉमिनेशन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मनोनीत करने की शक्ति। चौथा, ऑर्डिनेंस पावर, आदेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, आदेश शक्तियां। पांचवा, वीटो पावर, हिंदी में भी वीटो ही है, वीटो एक लैटिन वर्ड है। छठा, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। सातवां, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर। एट्थ, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। लिखा। नेक्स्ट, नाइन्थवा, राजन्यायिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, राजन्यायिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। टेंथ, विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। तो ये 11 और 3 14, ये 14 पावर से हमें आर्टिकल, ये 14 शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो हमें पढ़नी है एक एक करके, वन बाय वन। तो फिलहाल एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी पावर की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति, मैंने क्या बोला था कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे काम जो है किसके तहत होंगे, बिना राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति जो है आपका क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है ना। कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते जो है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है उसका काम क्या होगा, कोई छोटा पॉइंट 11 है। हाँ तो 3 इमरजेंसी पावर भी है ना, 10 है। हाँ तो 11वीं इमरजेंसी पावर है, 11वीं इमरजेंसी पावर है, उसके अंदर ही आती है 11वीं इमरजेंसी पावर होगी, इसके अंदर आपको ये 3 पावर और पढ़नी है, ठीक है। तो तब कितनी हो रही है टोटल, ये 14। चलो दूसरा देखते हैं हम, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। कानून बनाते समय कोई भी कानून जो है तब तक कानून नहीं कहलाया जाएगा जब तक उसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं है। तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर होना जरूरी है। कोई बिल अगर लोकसभा से प्रोसेस होके राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के प्रोसेस होने के बाद अगर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होते, राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होते, तब तक वो कानून जो है, वो बिल जो है, वो कानून नहीं कहलाया जाएगा। तो ये विधायी शक्ति है कि विधायी शक्ति मतलब कि कानून बनाते समय शक्ति क्या है कि कोई भी बिल जो है आपका, जब तक उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो बिल नहीं कहलाया जाएगा। आद्य मनोनीत करने की शक्ति, नॉमिनेशन पावर, बताया था लोकसभा में आपकी पहले था 103rd, हाँ 2019 से तो हटा ही एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन। 103वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकता 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट। पहले मैंने बताया था कि नॉमिनेशन पावर है आपकी प्रेसिडेंट के पास। आपका जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा में और राज्यसभा में नॉमिनेट करता है व्यक्तियों को, बताया था 2 एंग्लो इंडियंस को और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो यही आपकी मनोनीत पावर है, नॉमिनेशन पावर है कि राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अब ये प्रोविजन हट चुका है। तो 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। एक अगर मैं बात करूं तो 2019 से पहले आपकी उत्तराखंड में कितनी सीटें थी विधानसभा की, 71 सीटें थी। जब से एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हटा है तब से कितनी हो गई है, 70, क्योंकि ये एक व्यक्ति कौन था, एंग्लो इंडियन था। अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म हो गया,
क्योंकि थी उसकी, अब नहीं है। एक थी एंग्लो इंडियंस की, हर राज्य में भी तो एंग्लो इंडियंस थे, उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन था। कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट में। ये लोकसभा में 2, ये तो विधानसभा हो गई ना, ये विधानसभा हो गई, उत्तराखंड विधानसभा के अंदर आएगा। तुम्हें क्या लगा एक उत्तराखंड से था एक एंग्लो इंडियन? अच्छा वैसे नहीं, ये विधानसभा में उत्तराखंड, जहां पे मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ वहां पे तो अपने विधानसभा को था, ऐसे था ये प्रोविजन, लेकिन अब नहीं है। तो ये अब ये प्रोविजन अब नहीं है। मैंने बोला ना 2019 से पहले उत्तराखंड में 71 सीटें थी। तो हटी, अब बोल है ना, अभी 70 ही सीट है। अगर 71 होती तो मतलब एंग्लो इंडियन की जगह कोई और दूसरा व्यक्ति होता, लेकिन अब वो सीट ही हट चुकी है। अब उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, 70 विधानसभा सीटें, पहले 71 थी। इंडियन, एंग्लो इंडियन था, प्रोविजन था, कोई और आएगा ना, वो एरिया किसी दूसरे विधानसभा में मिक्स हो गया, वो मर्ज हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो ये समझ में आया। 12 सदस्य कहाँ लोक राज्यसभा में थे, कौन से एरिया से? लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस या सोशल सर्विस बोल सकते हो। तो लासा मतलब 12 सदस्यों को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया था, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो मनोनीत करने की शक्ति हमने देख ली। आदेश, ऑर्डिनेंस पावर, कि अगर सत्र नहीं चल रहा है, होता है ना बजट सत्र चलता है, मानसून सत्र चलता है, विंटर सत्र चलता है ना, तो अगर लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं है तो कोई बिल अगर हमें पारित करवाना है तो इमरजेंसी में वो प्रस्तुत हो जाएगा। ऑर्डिनेंस पावर हम आगे देखेंगे क्या है। चलिए, वीटो शक्ति, वीटो शक्ति है आपकी, वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। वीटो शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती है, और वो 3 प्रकार की होती है आपकी जेबी वीटो, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। यानी कि मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया, उसके ऑफिस में बिल आया कि भाई आप इस पे सिग्नेचर कर दो, ये आपके सिग्नेचर के बाद कानून बन जाएगा। अब राष्ट्रपति को मजा नहीं आया उस बिल में, उसको पसंद नहीं आया, तो क्या होता है कि उस बिल को या तो राष्ट्रपति दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दे कि भाई इस पे जो है ये प्रोविजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम इसको दोबारा प्रोसेस करके लेके आओ। या तो वो उसको सिग्नेचर कर देगा, या वो उसको दोबारा प्रोसेस के लिए भेजेगा, पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या तो वो कुछ नहीं करेगा, फोल्ड अप करेगा और अपने पॉकेट में रख देगा। इसका मतलब उस पर वो सिग्नेचर करना ही नहीं चाह रहा। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्ति होती है। वीटो शक्ति हम जिसको बोलते हैं जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रख देना, कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं, पॉकेट में रख। एब्सोल्यूट वीटो मतलब उसको सिग्नेचर करके कानून बना दिया। होल्ड अप मतलब अपने पास रख दिया, अब उस पर कोई विचार ही नहीं देना चाहते। तो ये राष्ट्रपति की 3 प्रकार की शक्ति होती है। अभी जैसे पॉस्को एक्ट था, उस पर लगा था पॉकेट वीटो, पॉस्को एक्ट। एक डाक अधिनियम भी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ था। रख दो, अधिकार है, दोबारा से प्रोसेस करके लेके आओ। अगर कोई चीज यहाँ से वहां इतने लंबे प्रोसेस में जा रही है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ना वहां पहुंचने का भी। अगर उसको वो पसंद नहीं आया तो उसने वो रख दिया। हाँ लिमिट्स होगी उसकी, लेकिन अब इतना ही पढ़ते, इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो होता तो है, इसका मतलब समझ लो कि तुम ब्लॉक हो। अगर तुम इसका मतलब यही तो है कि तुम ब्लॉक्ड हो। तुमने मैसेज किया, सिर्फ सिंगल टिक आ रहा है, ब्लॉक हो। इग्नोरेंस हो रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, मान के चलो इग्नोर कर दिया, या फिर तुम्हारा मैसेज डिलीट कर दिया, इग्नोरेंस पावर, बस मान के चलो। आई बात समझ? चलिए, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब ये है जुडिशियल पावर, मतलब कि मान लो कि कोई ऐसा प्रोविजन है जहां पर राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है। तो न्यायिक शक्ति ये आ रही है कि क्या वो उस पर वो सलाह ले सकता है, लेकिन जो सलाह सीजीआई देता है वो जबरदस्ती, जरूरी नहीं है कि वो उसको माने ही माने, वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। दूसरा आपका क्या लिखा है मैंने? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति आपको पता है जो बजट है, बजट है,
बजट नहीं, सॉरी, मनी बिल है, मनी बिल है ना। मनी बिल बिना राष्ट्रपति की सहमति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है, ये याद रखना। अभी आगे भी समझाऊंगी, लिखाऊंगी तब, अभी मैं तुमको सारी पावर समझा रही हूँ। मनी बिल एक एक्सेप्शनल केस है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत होता है, और वो भी राष्ट्रपति मतलब जब तक राष्ट्र, तुम मान लो तुम्हें मनी बिल प्रस्तुत करना है, और अगर तुमने उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं कराया है तो इसका मतलब वो बिल नहीं, वो प्रोसेस में नहीं जाएगा। मनी बिल एक ऐसा केस है जो केवल और केवल राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के वो प्रस्तुत नहीं होगा, और सिर्फ लोकसभा से ही स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि कोई राज्यसभा से कर दो, नहीं, लोकसभा से स्टार्ट होता है। चलिए, दूसरा सैन्य शक्ति। आपको पता है मिलिट्री पावर है आपके किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो सैन्य शक्ति भी है, जैसे चीफ कमांडर हो गया, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो आपकी चीफ कमांडर होते हैं इनको नियुक्त करने के अधिकार पे किसका है? राष्ट्रपति का। राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब ये है कि दूसरे देशों के साथ, अब जैसे मोदी जाता है अलग अलग देशों में, तो वो राष्ट्रपति का पत्र लेके जाता है, सर्टिफिकेट लेके जाता है कि भाई मेरे को इंडिया के प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर भेजा है यहाँ। हालांकि सारे काम वो करता है, लेकिन पीछे से पुश कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तुम्हारे पापा को किसी दूसरे शादी में नहीं जाना है, पीछे से पुश कौन करता है कि नहीं शादी में जाना ही जाना है? एक इस मान के चलो, वरना तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड शादियों के लिए पापा ही होते हैं, नहीं है? हमारे यहाँ है ऐसा। तो जो मान लो कि पापा कोई काम मना कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तुम दुकान में नहीं भेज सकते उनको एक दूध की थैली लाने के लिए, ये तो है, ये मैं मानती हूँ कि तुम दुकान में नहीं भेज सकते दूध की थैली लाने के लिए। पीछे से पुश कौन कर रहे हैं? मम्मी, कि नहीं तुम्हें लेके आना है। तो उसी तरीके से कि कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाता है, वो किसके नाम से जाता है? प्रेसिडेंट के नाम से जाता है, ठीक है ये। और विवेकाधीन शक्ति, यानी कि कुछ उसकी खुद स्वैच्छिक शक्तियां भी होती है, जो उसकी खुद से इच्छा शक्ति होती है, खुद की जो पावर्स होती है। जैसे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है खुद की पावर्स? स्वैच्छिक शक्ति है, मतलब विवेकाधीन, जो अपनी इच्छा से करता है वो काम, क्या हो सकती है? सोच के आना, बाकी तो हम पढ़ ही लेंगे। फिर आता है आपका इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352, 356 और 360 याद रखना। 352 नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब देश में क्या हो रहा हो? वॉर का सिस्टम आ गया, वॉर का कंडीशन बन चुकी हो। तो वॉर की कंडीशन जब बढ़ रही है तो उस कंडीशन में जो स्टेट से वो अपना काम करना बंद कर देती है, डायरेक्ट रूल किसका आ जाता है? सेंटर का रूल आ जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, जब कोई राज्य ठीक से काम ना कर रहा है तो गवर्नर शिकायत करता है राज्य की कि भाई ये काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ पे क्या कर दो? राष्ट्रपति शासन लगा दो। जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल, हरीश रावत की सरकार 46 दिन का, अभी रिसेंट में मणिपुर में लगा। वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल मतलब होता है कि जब देश आर्थिक स्थिति में कमजोर हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए, पैसे की कमी हो जाए, पे देश के पास पैसा ना हो, तो उस कंडीशन में आर्थिक फाइनेंशियल वो लगता है। याद करो 1991 का टाइम पीरियड। हालांकि कंडीशन बनी हुई थी, लेकिन इतनी खराब भी कंडीशन नहीं थी कि हम क्या कर सके? फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल लगा सके। तो ये हमारे देश की एक अपने आप में एक खासियत है कि अभी तक हम आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हुए कि हमें जो है आर्थिक जो है वित्तीय आपातकाल लगे, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। ये ध्यान रखो। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? एक बार, 1976 के आसपास, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। क्या जोर से बोलो दोबारा। तो प्राइम मिनिस्टर ही तो बोलता है, वही तो बोलता है। मैं बोल तो रही हूँ कि प्रेसिडेंट आपका एक गूंगी गुड़िया होती है ना, जैसे उस तरीके से पावर बहुत सारी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। सारा का सारा काम मंत्रिपरिषद और जैसे बोलते हैं ना पपेट, अपने हाथ पैर है, लेकिन स्टिल वो क्या है आपका
प्रोसेस होती है उसकी, इमरजेंसी इजी भी नहीं लगती है, प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमने आज पावर्स देख लिए है ना। कल हम इन पावर्स को वन बाय वन करके देखेंगे तो क्या क्या चीजें थी यहाँ पे। इतना फिलहाल नोट कर देना, पूरा इसको नोट कर लेना, और बाकी किसी को कोई डाउट, बाकी कल के लिए भी मैं आपको कंटेंट भेज दूंगी, तुम उसको नोट करके आ जाना, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फिर तुम्हें। आई बात समझ में? कोई डाउट? अनुदीप, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये लाइन वाली कॉपी यूज ना करें, ठीक है। बाकी मैं स्पेशली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बस मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कल को तुम अगर आंसर राइटिंग करते भी हो तो तुम्हें क्या। चलिए, तो समझ में आई क्लास? कोई डाउट तो नहीं किसी को?